स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बायोमोलिक्यूल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोमोलिक्यूल यानी कि ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट हो उनको हम बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। इसमें ऑर्गेनिक होता है और इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, फैट, न्यूक्लिक एसिड ये सारे होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आर। इनऑर्गेनिक में वाटर, मिनरल और आयंस होते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल मतलब कि जिनका वेट 1000 डाल्टन से कम हो वैसे मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट हो लिविंग टिश्यू में तो वो माइक्रोमोलिक्यूल है। और जिनका 1000 डाल्टन से वेट ज्यादा हो और वो लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट है तो वो मैक्रोमोलिक्यूल है। फिर आता है मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट वो सारे सब्सटेंस जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं उसको हम लोग मेटाबोलाइट बोलते हैं। इसमें दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट जो सब्सटेंसेस डायरेक्टली हेल्प इन ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म और बॉडी, जो ऑर्गेनिज्म के डायरेक्ट ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं वैसे सब्सटेंस को प्राइमरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड। सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो सारे सब्सटेंस जो डायरेक्टली हेल्प नहीं करते ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में वैसे सब्सटेंस को हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। और इनको अगर हम उस बॉडी से या उस ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट भी कर लें तो भी उस ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। ये मेनली हम लोग के यूजेस के लिए होते हैं। जैसे प्लांट से हम लोग एल्कलॉइड जो मेडिसिनल मॉर्फिन का यूज होता है, रबर का यूज करते हैं, ऑयल्स का यूज करते हैं। तो मेनली हम लोग के यूज के पर्पज से होता है। और इसको अगर हम एक्सट्रैक्ट भी कर लें तो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगला है कि केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज कैसे किया गया। तो इसमें क्या किया गया, टिश्यू लिया गया और उसको ग्राइंड किया गया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ मोटर पेस्टिल का यूज करके। तो हमें स्लरी ऑब्टेन हुई और उस स्लरी को स्ट्रेन किया गया चीज क्लॉथ या कॉटन के थ्रू। तो दो फ्रैक्शन मिले, फिल्ट्रेट और रेटेंटेट। फिल्ट्रेट यानी कि एसिड सॉल्युबल और रेटेंटेट यानी कि एसिड इनसॉल्युबल। तो जितने भी माइक्रो मॉलिक्यूल थे वो एसिड सॉल्युबल में आ गए एक्सेप्ट लिपिड। और जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल थे वो एसिड इनसॉल्युबल में आ गए। तो लिपिड क्यों फिल्ट्रेट नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो है ना डिसॉल्व नहीं होता है। तो ये उस चीज क्लॉथ या कॉटन के उसको पास नहीं कर पाया क्योंकि ये डिसॉल्व माइक्रो, ये एक्चुअली होता तो माइक्रो है लेकिन जब वो पास नहीं कर पाया तो इसको एसिड इनसॉल्युबल पूल में ही रखा गया। तो ये है आपका एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल। फिर मिनरल आयन। मिनरल जो एनिमल्स में होते हैं 17 टाइप के होते हैं, प्लांट्स में होते हैं 24 टाइप के। कैल्शियम मैक्सिमम है प्लांट में जनरली। इन प्लांट में और बायोस्फीयर में मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होता है रुबिस्को। एनिमल वर्ल्ड की बात करें तो कोलेजन मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है। और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट की बात करें तो वो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो पोटेशियम आयन जो है वो अबंडेंट में होता है। फिर है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो होते हैं, ये टेबल बनी है सेकेंडरी मेटाबोलाइट की, इनको आप लोग याद रख सकते हैं। पिगमेंट हो गया, कैरोटीनॉइड एंड एंथोसायनिन ये याद रहता है। अल्कलॉइड भी याद रहता है, मॉर्फिन। टर्पिनॉइड तो मोनोटर्पिन और डाइटर्पिन इसके नेम से याद रख सकते हैं। ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल होता है। टॉक्सिन की बात आती है तो एब्रिन और रिसिन। तो इसका एक जो ट्रिक मैंने जैसे याद किया, TAR टार। टार से टॉक्सिन या एब्रिसिन एंड रिसिन। लैक्टिन जो होता है कौन का वेल में ए होता है लैक्टिन। ड्रग की बात करें तो विनब्लास्टिन और किरक्यूमिन। तो ये ड्रग होता है VCD से आप आ सकते हो। VCD यानी कि पुराने जमाने में कैसेट्स आते थे, VCD प्लेयर होते थे। तो ये विनब्लास्टिन एंड किरक्यूमिन के है। तो ये ड्रग है। पॉलीमेरिक फॉर्म में सेलुलोज मिलता है, रबर और गम्स मिलते हैं। तो वो याद रख सकते हैं वैसे। कॉम्पोजिशन की बात करें तो सेल की कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसकी सबसे ज्यादा होता है वाटर, फिर प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड, फिर आयंस। इनके परसेंटेज लिखे हुए हैं। इसको परसेंटेज जनरली नहीं पूछता, आप ये याद रख लेंगे सबसे ज्यादा क्या होता है, फिर उससे कम तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसका ट्रिक है कि व्हाट अ प्रिटी न्यूज कम्स फ्रॉम लॉस एंजलिस। व्हाट से वाटर, प्रिटी से प्रोटीन, न्यूज से न्यूक्लिक एसिड, कम से कार्बोहाइड्रेट, लॉस से लॉस एंजल्स एंड एंजल से आयन। ठीक है, लॉस से लिपिड। अर्थ में सबसे कम मिलता है नाइट्रोजन, ह्यूमन बॉडी में सबसे कम मिलता है सिलिकॉन। मैक्सिमम अमाउंट में दोनों में ऑक्सीजन मिलता है।
फिर बात करें कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। तो सबसे एग्जांपल जो फेवरेबल है, वेल नोन है ग्लूकोज, C6H12O6। प्लांट में भी स्टार्च के फॉर्म में और एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड फूड होता है, दोनों में अलग अलग। ये भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन है, अलग अलग कैटेगरी, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। ये ओलिगो है, डाई ओलिगो वो अलग है, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड एक यूनिट का होता है, एग्जांपल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। डाइसेकेराइड 2 यूनिट, लैक्टोज हो गया, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, सुक्रोज हो गया। फिर ओलिगोसेकेराइड में 3 to 100 यूनिट्स होती हैं, जैसे कि इनुलिन जो है पॉलीमर होता है फ्रक्टोज का। पॉलीसेकेराइड मोर देन 100, सेल्यूलोज हो गया। तो ऐसे होते हैं। फिर बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू में, जब डाइसेकेराइड बनता है तो दो मोनोसेकेराइड को मिलाकर बनता हुआ, तो उन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये बॉन्ड बनता है कैसे? तो ये वाटर को रिमूव करके। फिर हेट्रोपॉलीसेकेराइड और होमोपॉलीसेकेराइड। होमो यानी होमो का मतलब ही होता है सेम, तो जो सेम यूनिट से बने होते हैं वो होमोपॉलीसेकेराइड। एग्जांपल है स्टार्च। स्टार्च का अल्फा डी ग्लूकोज स्टार्च का पॉलीमर है। सेलुलोज का बीटा डी ग्लूकोज है। फिर हेट्रोपॉलीमर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। हेट्रोपॉलीमर, हेट्रो यानी कि डिफरेंट, तो मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे एग्जांपल पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन पॉलीमर ऑफ नाग है, और नाम है, नाग क्या है? तो हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लास में, इसमें एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और नाम क्या है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और प्रोटीन, प्रोटीन जो है प्रोटीन भी हेट्रोपॉलीमर में आता है, क्योंकि अमीनो एसिड डिफरेंट अमीनो एसिड से बनता है। अब कई बच्चे बोलेंगे अमीनो एसिड तो सेम होते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड ही है सारे, तो होमोपॉलीमर क्यों नहीं है? क्योंकि अमीनो एसिड है, लेकिन उस अमीनो एसिड के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, इसके कारण वो अमीनो एसिड डिफरेंट हो जाता है। जैसे कोई एसिडिक अमीनो एसिड है, कोई बेसिक है, कोई न्यूट्रल है, और सबके अलग अलग फंक्शन है, तो इसलिए वो प्रोटीन जो है हेट्रोपॉलीमर है, ना कि होमोपॉलीमर है। आगे बात करते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग जो होते हैं मोनोसेकेराइड होते हैं और डाइसेकेराइड होते हैं सारे एक्सेप्ट सुक्रोज। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं जो शुगर दैट डज नॉट हैव अ फ्री फंक्शनल ग्रुप, वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। फ्री फंक्शनल ग्रुप है तो वो रिड्यूसिंग होंगे। एग्जांपल में सुक्रोज हो गया, ग्लूकोनिक एसिड हो गया, और बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइडेज हो गया, ये नॉन रिड्यूसिंग होता है। फिर लिपिड। लिपिड जो है हेट्रोजीनियस बायोमोलिक्यूल में वाटर इंसॉल्युबल होता है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होता है। फैट, वैक्स, ऑयल, स्टेरॉइड सारे लिपिड में आते हैं। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। लिपिड भी 3 तरीके के, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और डेराइव। सिंपल में आता है ईस्टर ऑफ फैटी एसिड, अल्कोहल, फैट, वैक्स एंड ग्लिसरॉल। कॉम्प्लेक्स में हो गया फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड, और डेराइव में हो गया स्टेरॉइड और टर्पीन। मेनली इन लोगों को सिंपल लिपिड पढ़ना है। सिंपल लिपिड दो तरीके से, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड सिंगल बॉन्डेड स्ट्रेट चेन होता है, फाउंड इन एनिमल टिश्यू, मोर मेल्टिंग पॉइंट होता है। अनसैचुरेटेड जो कि एक से ज्यादा उसमें बॉन्ड होते हैं, और बेंड इन देयर स्ट्रक्चर होता है, प्लांट टिश्यू में मिलता है, और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका। फिर सैचुरेटेड सॉलिड होता है, वो लिक्विड होता है। इसमें एग्जांपल पामेटिक एसिड जो 16 कार्बन का होता है, इसमें ओलिक एसिड जो 18 कार्बन का होता है, स्टीरिक एसिड, और फिर एराकिडोनिक एसिड। ये है अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फिर आगे आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का बेसिक यूनिट है अमीनो एसिड, हेट्रोपॉलीमर है, वो बता दिया मैंने आपको क्यों हेट्रोपॉलीमर है। और इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल और सी टर्मिनल। अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाते हैं वो 20 अमीनो एसिड्स हैं। फंक्शन में वेरिएशन होता है इनके। हिस्टामिन जो है ये वो 20 में नहीं आता है, लेकिन ये भी एक अमीनो एसिड की कैटेगरी में आता है, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है एलर्जिक रिएक्शंस के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड की बात करें तो ये सिंपल से स्ट्रक्चर होता है। ये जो तीनों है ये कॉमन होते हैं सब में, ये सारे। मेनली जो फर्क आता है डिफरेंट अमीनो एसिड का, ये आर यानी ये जो वेरिएबल ग्रुप है। तो यहाँ देख सकते हैं ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप है, ये वेरिएबल। अगर केवल H लगाया जाए तो ये अमीनो एसिड ग्लाइसिन बन जाएगा। CH3 लगा दें तो एलेनिन बन जाएगा, और
मेथनॉल लगा दे तो ये सेरिलीन बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे H लगाए तो ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन बन जाएगा, जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। फिर आइए बात करते हैं कुछ इन अमीनो एसिड्स के बारे में। इक्वल नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप आर प्रेजेंट देन दिस इज कॉल्ड ज्यूटर आयन, यानी कि जितना प्लस चार्ज हो उतना माइनस चार्ज हो तो वो ज्यूटर आयन हो जाता है, और वो अमीनो एसिड न्यूट्रल अमीनो एसिड हो जाता है, ग्लाइसिन। अगर पॉजिटिव ज्यादा है यानी कि बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा, एग्जाम्पल लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टाडीन। इसका ट्रिक है हलाल हलाल यानी हिस्टाडीन, अर्जिनिन, लाइसिन, एल्कलाइन। एल से अल्कलाइन, अल्कलाइन को हम लोग बेसिक बोलते हैं तो इसलिए हलाल। और पॉजिटिव अगर नेगेटिव ज्यादा हो तो वो फिर एसिडिक बन जाता है। एसिडिक में नाम नहीं है, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, नाम से पता चलता है कि एसिडिक अमीनो एसिड है। फिर असेंशियल और नॉन असेंशियल। तो असेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, हमें डाइट के थ्रू बाहर से लेना पड़ता है। तो ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन हो गया। ये पूछते हैं, चार ऑप्शन देंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। फिर नॉन एसेंशियल जो हमारे बॉडी के अंदर ही बनता हो, बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो जैसे टायरोसिन, एलानिन और स्पैराजीन। तो ये ट्रिक से हम देख लेते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड का। जो एसेंशियल अगर याद है तो नॉन एसेंशियल अपने आप ही याद हो गया, क्योंकि जो भी होगा इसके अलावा वो नॉन एसेंशियल होगा। तो है ट्रिक है कि एनी हेल्प इन लर्निंग दीज लाइफलेस मॉलिक्यूल्स प्रूव्स वेरी ट्रू। तो एनी से अर्जिनिन, हेल्प से हिस्टाडीन, इन से आइसोल्यूसिन, एल से लर्निंग, दीज मींस थ्रियोनिन, लाइफलेस से लाइसिन, मॉलिक्यूल से मेथ्योनिन, प्रूफ से फिनाइलैनिन और वेरी तो वेलिन। तो इससे आप याद रख सकते हैं। आप अगर किसी और ट्रिक से याद रखे हैं तो आप उसी ट्रिक से याद रखिएगा। ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि वो मिक्स हो जाता है, ना आपको वो याद रहेगा अच्छे से और ना आपको ये याद रहेगा अच्छे से। तो इससे अच्छा है कि आप जो पहले याद किए हुए हैं उसी को और अच्छे से याद कर लें, तो एग्जाम में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर है ये कुछ एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं, इसलिए है टीपीटी। टीपीटी यानी कि टाइरोसिन, फिनाइलैनिन, ट्रिप्टोफैन। ये तीन अमीनो एसिड हैं जो वो एरोमेटिक अमीनो एसिड है। अब आते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड प्रोटीन का, तो हम लोग मेनली प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बेसिस पे चार तरीके के हैं। प्राइमरी, जिसमें केवल लीनियर स्ट्रक्चर होता है, पेप्टाइड बॉन्ड से एडेड होता है। दूसरा है सेकेंडरी। सेकेंडरी में दो तरीके के होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स में ये चेन होती है लीनियर, राइट एंगल, लीनियर तो नहीं, ये कॉइल्ड चेन होती है, राइट हैंडेड हेलिक्स में होती है। इंसुलिन और कैरोटीन के एग्जाम्पल है। और बीटा अल्फा हेलिक्स का, बीटा प्लेटेड शीट में ऐसे ही दो हेलिक्स जब ज्वाइन हो जाती हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, तो ये मायोग्लोबिन और ग्लोबिन इसके एग्जाम्पल है। फिर जब ये वैसे वैसे तीन हेलिक्स मिलके अलग अलग ज्वाइन हो जाते हैं, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड आ जाते हैं। जितने भी एंजाइम के स्ट्रक्चर होते हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं। फिर आता है जब एक हेलिक्स के ऊपर दूसरा हेलिक्स कॉइल्ड होने लगे, तो दो अल्फा और दो बीटा चेन हो जाती है, तो इसमें पेप्टाइड, हाइड्रोजन, आयनिक बॉन्ड होते हैं। ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, वो हीमोग्लोबिन का होता है। न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं डीएनए और आरएनए। मेनली हम लोग यहाँ पे डीएनए की बात करेंगे। डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। वॉटसन क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल के थ्रू डीएनए का स्ट्रक्चर समझाया था। डीएनए के स्ट्रक्चर में जो होता है आपके पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट। तो पेंटेज शुगर और नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करते हैं मिलकर, और अगर फॉस्फेट ऐड कर दिया जाए तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। नाइट्रोजन बेसिस प्यूरिन्स और पैराप्यूरिन्स में दो रिंग होता है, पैरामिडिन्स में सिंगल रिंग होता है। प्यूरिन्स में एडेनिन ग्वानिन होता है, और इसको ट्रिक है कि पूरी आग यानी कि प्यूरिन, एजी यानी आग, आग यानी एडेनिन और ग्वानिन। पैरामिडिन में सीयूटी, कट कट यानी कि साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, ये सिंगल रिंग के होते हैं। फिर आते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि ए ऑलवेज पेयर्स विथ टी और जी ऑलवेज पेयर्स विथ सी, एटीजीसी कॉम्प्लीमेंट्री। एंटी पैरेलल होता है, ये अगर 3 डैश है तो ये 5 डैश होगा, और ये 3 डैश होगा और ये 5 डैश होगा, ये होता है एंटी पैरेलल। फिर उधर 10 बेस पेयर्स होते हैं,
एक पिच होती है 10 बेस पेयर की, इसको पिच बोलते हैं 34 एंगस्ट्रॉम का। दोनों बेस पेयर के बीच का डिफरेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ये माइनर ग्रूव, ये मेजर ग्रूव होता है, ये माइनर ग्रूव होता है। एंगल 36 डिग्री होता है, राइट हैंडेड पैशन में होता है, और डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। फिर डीएनए और आरएनए में डिफरेंस, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर है, उसमें राइबोस शुगर है। इसमें थाइमीन है, उसमें यही यूरासिल हो जाता है। ये हाईली स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल होता है, यानी कि म्यूटेशन से जल्दी इफेक्ट आरएनए होता है। ये डबल स्टैंडर्ड जनरली होता है, वो जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होता है। एंजाइम, एंजाइम्स की बात करें तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स ये आरएनए होते हैं, प्रोटीन नहीं होते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री में काम करते हैं, बेस्ट जो फंक्शन करते हैं एंजाइम्स। सम एंजाइम्स आल्सो एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, एग्जांपल टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज जो थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है, जो हॉट सल्फर एक्सट्रीम में 80 to 90 डिग्री में बैक्टीरिया पाया जाता है, तो उससे ये एंजाइम आइसोलेट किया जाता है, तो ये हाई टेम्परेचर में भी काम कर जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, टेम्परेचर और पीएच। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच दिया जाए तो ये मैक्सिमम फंक्शन करते हैं। फिर आते हैं एंजाइम इनहिबिशन। कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो बाइंड कर जाते हैं एक्टिव साइट पे और फिर इनएक्टिव कर देते हैं एंजाइम को। अब वहाँ एंजाइम वहाँ बाइंड नहीं हो पाता, तो एंजाइम का एक्शन इनहिबिट हो जाता है, तो ये होता है इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं कि कुछ ऐसे इनहिबिटर्स जो क्लोजली रिजेंबल करते हैं सबस्ट्रेट के जैसे स्ट्रक्चर में, और ये उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं, जाके एक्टिव साइट पे खुद ही बाइंड हो जाते हैं। इसके एग्जांपल है इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का ये एग्जांपल है। फिर आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन 6 क्लासेस में है। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाएज, आइसोमरेज और लाइगेज। कैसे याद करेंगे, तो ऑक्सीजन ट्रांसफर हुआ लाया आइलैंड से लिगेंड, तो ऑक्सीजन ट्रांसफर हुआ लाया आइलैंड से लिगेंड, ऑक्सीजन ऑक्सीडो ट्रांसफर, ट्रांसफरेज हुआ हाइड्रोलेज, लाया लाइएज, आइलैंड से आइसोमरेज और लिगेंड से लाइगेज। काम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का काम करते हैं ऑक्सीडो। ट्रांसफर ऑफ ग्रुप का करना हो तो ट्रांसफरेज। हाइड्रोलेज यानी कि ये बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं विद रिमूवल ऑफ वाटर। और लाइएज जो बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं बिना वाटर रिमूव किए। आइसोमरेज एक दूसरे के आइसोमर्स में कन्वर्ट करते हैं। और लाइगेज जो होता है जोड़ने का काम होता है फ्रेगमेंट्स को। सो ये था बायोमोलिक्यूल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एग्जाम अब पास है तो पढ़ते रहिए, और आपने जितना पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ज्यादा के चक्कर में जो हमें आता है वो भी हम भूल जाते हैं। तो जितना आप पढ़े हैं अब तक उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़ के जाइए और अपना बेस्ट दीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक को आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि इसी नाम से बायोलॉजी भी, उसको ज्वाइन करें। सो थैंक यू।